Okay, now we discuss what is parallelogram law of vectors. ये लेसन नंबर सेकेंड है फिजिक्स में 11th क्लास में. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर है और वो आपस में एक एंगल बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. दिस इज वन वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी. तो ये पैरेललोग्राम की तरह एक सर्टेन वर्टेक्स पर एक्ट कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम इसी को इस तरह से कंप्लीट करें तो आप देखिए पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाता है. तो किसी भी पैरेललोग्राम की वर्टेक्स पर अगर दो आपके वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों वेक्टर्स का मतलब दो वेक्टर अगर कोई एंगल थीटा बनाकर एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम की तरह हो जाते हैं. और इसका जो रिजल्टेंट होगा यानी इन दोनों वेक्टर्स का जो मिला जुला प्रभाव होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल की तरफ होगा. तो ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट शो करेगा. दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर. दैट मीन्स इफ टू वेक्टर्स act at a point making an angle theta with each other, then the resultant of the two vectors is along the diagonal of the parallelogram. So for example, if the angle between the two vectors is theta, and for example the resultant is r, and this resultant for example makes an angle alpha with the vector a and makes an angle beta with the vector b. Now these are some points, and now after that how we calculate mathematically with the help of this. So according to parallelogram law of vector, मैं इसको फिर से समझा दूं. अगर दो वेक्टर्स हैं वो किसी एंगल पर किसी पॉइंट पर एक्ट करते हैं तो उस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उस डायरेक्शन में होगा. और वो रिजल्टेंट मैथमेटिकली हम निकालते हैं a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the formula by which we can find out the resultant of the two vectors. Okay, यहाँ पर ये जो a है और जो b है, a is the magnitude of the first vector and b is the magnitude of the other vector. So in this way, with the help of this formula, we can find out the resultant of the two vectors which are acting at an angle theta with each other. Now, अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस एंगल पर उनके बीच में ये जो रिजल्टेंट मान लीजिए जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए के साथ देखिए tan अल्फा का एंगल बना रहा है और वेक्टर बी के साथ ये tan बीटा का एंगल बना रहा है. तो आपसे कभी कभी अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द एंगल द रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर ए और रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर बी, तो उसको निकालने का भी फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा. देखिए इसको याद कैसे करोगे, tan अल्फा देखो नीचे वाले वेक्टर ए के साथ है रिजल्टेंट का, तो जब tan अल्फा है तो जो दूसरा वेक्टर बी है आप इसको ऊपर लिखना b sin थीटा, और ये वाला जिसके साथ ये एंगल बना रहा है a प्लस बी cos थीटा. बात क्या होती है कि फॉर्मूला हम देख लेते हैं और हमको याद नहीं हो पाता. तो देखो कैसे याद करोगे, ये नीचे वाला वेक्टर a है, ये वेक्टर और पैरेललोग्राम के बीच में जो एंगल अल्फा है यानी जो डायरेक्शन हमें वो निकालनी है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वेक्टर के साथ एंगल नहीं है वो आपने ऊपर रख के साइन थीटा लेना है, फिर ये वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा. इसी तरीके से अगर ये एंगल बीटा निकालना हो कि ये रिजल्टेंट इस बीटा बी वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये आप कैसे निकालोगे, tan बीटा इज इक्वल टू ये बी के साथ है तो अब ये ए छूटा हुआ है तो ए थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा. सो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द एंगल विथ विच जो एंगल एक रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के साथ अलग अलग फॉर्म कर रहा है. यहाँ जो कैपिटल थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है, और अल्फा जो है वो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल है और बीटा जो है वो रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच का एंगल है. अब इसमें कुछ केसेस हैं, उसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल भी मैं आपके साथ
डिस्कस करूंगी। अब केसेस क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला केस देखिए, अगर ये cos थीटा 90 डिग्री है, मतलब थीटा अगर 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 0 हो जाती है। यानी यहां पर आप देखिए थीटा 90 डिग्री, यानी दोनों जो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में cos 90 की वैल्यू 0 है, तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। आपको यहाँ फॉर्मूले में रखना, ये देखिए, आप ये मत सोचिए कि वो cos 90 0 हो गया तो 0 हो गया। आप रिजल्टेंट देखिए तो आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। तो ये वैल्यू 0 हुई, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Generally, this is the maximum value. Okay. For example, now theta is equal to 0 degree. That means both are parallel to each other. Then in that case, cos 0 is equal to 1. तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां पर cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का मतलब होता है -1। cos 180 याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है, cos 180 का मतलब होता है -1। तो अगर cos 180 -1 हो जाएगा, तो यहां अगर हम रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर एक स्टेप रह गया बताने से। आपका ये आया रिजल्टेंट इस वाले केस में जब cos 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले केस में जब ये 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये मिल गया। इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो r की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी, यानी मैक्सिमम वैल्यू। तब जब cos 0 है, यानी जब थीटा की वैल्यू 0 है, तब रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम है, a प्लस बी डायरेक्ट, कोई अंडर रूट वगैरह नहीं, खत्म हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ थीटा की वैल्यू 180 है, तो cos 180 का मतलब होता है -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो अगर आप हम इसी में रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये किसका होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। That means in that case resultant becomes a minus b। और अगर कोई थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है या 45 डिग्री है, आप बस यहाँ पे फॉर्मूले में रखकर आप आराम से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर हमारे लिए वहां हेल्पफुल होता है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे पर एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर और उनके बीच में कोई एंगल थीटा बना होता है। नाउ आई विल ऑल्सो टेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दैट। Now just observe a sample question which I told you to explain you. Now there is the question, if there are two vectors P and Q, we have two vectors P and Q having magnitude 3 Newton and 4 Newton. That is the value of P vector is 3 Newton and the value of Q vector is 4 Newton and they are acting at different angles. That means the two vectors, for example P and Q, they are acting at an angle theta. P has the magnitude of 3 Newton and Q has the magnitude of 4 Newton. And we have to find the value of resultant for the different cases. That means when they act at different angles. Now first case is given when theta is equal to 90 degree.
It may be given in the question when these two vectors acting perpendicular. If it is given in the question they are acting perpendicular, ultimately you think they are acting at 90 degree. Okay. Now what is the formula for resultant? We have a square plus b square plus 2ab cos theta. So here we have the vectors p and q. So resultant become p square plus q square plus 2pq cos theta. Now we substitute the different values of p and q. So it becomes 3 square plus 4 square plus 2 into 3 into 4 cos 90. Okay, so cos 90 is 0. This whole becomes 0. And we left over with 3 square plus 4 square, which is equal to 9 plus 16, which is equal to under root 25 and which is 5 Newton. So in this way, this formula helps a lot in finding the value of resultant. Okay. Now comes to the next part. If it is given that two vectors when theta is equal to 0 degree, that means two vectors are parallel. If two vectors are parallel. Now, when two vectors are parallel, it means theta is equal to 0. That means the value of cos 0 is equal to 1. Now again we substitute the different values. What we get, see over here. In the same way, we follow 3 square plus 4 square plus 2 into 3 into 4 into cos 0. Now value of cos 0 is 1. So please remember these values if you don't know the correct value. Now this is 3 3s and 9. This is 16 and this cos 0 becomes 1. Cos 0 becomes 1. So it becomes 2.3.4. For example, this becomes 2 3s are 6, 6 4s are 24. You can do either in this way or either you can adopt one more method or you can do in the same way. 25 and this, when we add, it becomes 49 and this becomes 7. There's one more method where you can do easily. How can you do? We get in that case a square plus b ka whole square. What we have? A plus b, resultant value. So we can directly sum up over here 3 plus 4 which is equal to 7. Okay. So it's in this way we can find out when theta is 0, that is if the vectors are acting parallel to each other. Now the next case. For example, if theta is acting at 180 degrees, that is vectors are opposite to each other. Vectors are opposite to each other. That means in that case, cos 180 becomes minus 1. So in this formula, this becomes minus 2pq. And this is goes. So here we have minus. Here we have 180. Cos 180 means minus 1. Okay. So it becomes minus. So ultimately we get minus. Then here what we write? We write in this way. 4 minus 3. Always do in this way and we get 1. So this is the minimum value of the resultant between two vectors if they are acting each other in the opposite directions. Now third case if I will take for the general cases. For example, if we have theta is equal to 60 degree, for example 60. You can take either 30 degree, 45 degree and just apply for that. Now cos 60 is equal to 1 by 2. Okay. Now we put all the values in our formula. P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Now what is the value of P? That is 3 square plus 4 square plus 2 into 3 into 4 cos 60 degree.
Then substitute different values. 9, then 16, then 2 into 3 into 4 into 1 by 2. 2 and 2 get cancelled. We get 9 plus 16 plus 12. Now add all of them. This is 25 plus 12. That is 5 to 7, 37. That is under root 37 is the value of the resultant. So in this way, with the help of parallelogram law of vectors, we can solve different situations in which the two vectors act on each other. Now, for example, I am elaborating this concept more. We have the value P is equal to 3 Newton and the value for the vector Q is 4 Newton. And for example, it is given find the angle with which resultant make with vector P and make with vector Q separately. So for example, we have the vector in this form, figure in this form. For example, we taken 3 over here and 4 over here. And now we have to find out this angle and this angle. So the value of tan alpha is what? Because it is connected with vector 3. So we will take 4 sine theta over 3 plus 4 cos theta. Now substitute the value of theta. If I have taken the theta is equal to 60 degree. That means what is the answer? 4 sine 60 degree over 3 plus 4 cos 60 degree. Then what is the answer? 4 sine 60 matlab under root 3 by 2. And over here 3 plus 4 cos 60 and 1 over 2. Now when we solve it becomes 2. When we solve it becomes 2. So in the numerator we have 2 under root 3. In the denominator we have 3 plus 2 that is 5. So what is the angle here? Alpha is equal to tan inverse 2 root 3 over 5. Okay. Similarly, we can also find the angle made by resultant with the vector Q which is of 4 Newton magnitude. Now see how we will find that. Tan beta is equal to. Now we have this vector separate. So we write 3 sine theta. We take sine theta in the numerator. Then 4 plus 3 cos theta. Now again we substitute the value of theta that is 60 degree and we get 3 sine 60 degree over 4 plus 3 cos 60 degree. Now 3. What is the value of sine 60? Under root 3 by 2 pentap. और उसके साथ उसका जो इक्विपमेंट होगा वो अगर वो हमें प्रोवाइड करें. I will tell you later. ये 1 by 2. Now when we solve we get the value of beta. So just solve it simply and divide it. And then we get beta is equal to tan inverse. And what is the answer you get over here? You have to write over here. So in this way we can find out the different angles and the value of the resultant for